हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं? आज हम फिर एक बार आ गए हैं आपके लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की जो वीडियोस हमारी चल रही हैं उसी को कंटिन्यूस करते हुए क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट थर्ड में हम आ गए हैं। क्योंकि अभी हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं तो एक बार अच्छे से आप उन्हें रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूस टॉपिक है। मैं आपको बताता हूं, जो पहली वीडियो हमने डाली क्वांटम नंबर्स की वो जरूर देखें, फिर उसके बाद एक कंटिन्यूस वीडियो डाली सेकंड वीडियो, उसको भी जल्दी से देखें, और फिर आप इस थर्ड वीडियो पे आइए। सब कंटिन्यूस टॉपिक हैं। आगे भी एक और कंटिन्यूस वीडियो आपके डलेगी। इन कंटिन्यूस वीडियो को देख के ही आप ये पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको तब भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइफ के लिए। केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है? और साथ के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगली वीडियोस जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बहुत जल्दी से, और आप वीडियोस देख के अच्छे से समझे उसे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं इस वीडियो के साथ एक एमसीक्यू क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और उसके साथ उसके आंसर्स भी होंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसी का कंटिन्यूअस पार्ट जो हमने लास्ट छोड़ा था कॉन्फ़िगरेशन पे। आयंस की कॉन्फ़िगरेशन तक हमने लास्ट टॉपिक करा था, और आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यूअस करते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज हुंस रूल। हुंस रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। तो ये अभी टॉपिक आज समझते हैं अच्छे से। क्या है ये टॉपिक? देखिए जरा ध्यान से। हमें सबको पता है कि सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना? सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, उसी तरह से आपको याद होगा पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है? 1 3 5 7 ये ऑड नंबर की फॉर्म में चलता रहेगा, और आगे भी इसी तरह से। अगर कोई आगे पूछे तो जी सबशेल, तो उसके अंदर 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है तो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करा जाता है। ब्लॉक डायग्राम मतलब अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जैसे एस सबशेल है, उसको रिप्रेजेंट एक बॉक्स से करा जाता है। अगर पी सबशेल है तो उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा एक बॉक्स से, जिसके अंदर 3 पार्ट हम डिवाइड कर देंगे। मतलब ये दिखा रहा है 3 ऑर्बिटल्स को। और बिल्कुल इसी तरह से डी सबशेल के लिए हम यहां पे 5 बॉक्सेस बना देंगे। इसी तरह से आगे भी करते चले जाएंगे, जहां पे भी जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ताकि लुकिंग में अच्छा लगे। अब बात करते हैं हुंस रूल की। हुंस रूल का ये कहना है, जब आप इलेक्ट्रॉन किसी एक सबशेल में भरते हैं, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन किसी भी एक सबशेल में भरते हैं, तो उसके तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल में पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब भी कभी आप किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने जाते हैं, तो व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न ये है कि हर ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। हमें पता है ना, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? मगर पहले आप हर ऑर्बिटल में एक सबशेल के एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तब आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो अगेन, व्हाट इज हुंस रूल? बिफोर पेयरिंग of the electron, each orbital will get 1 electron. After that pairing takes place. Now what is the reason behind this कि पेयरिंग बाद में क्यों करते हैं? अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है ना? नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। तो अभी क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। अगर यहां 3 ऑर्बिटल है तो तीनों की डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं।
अगर ये 5 ऑर्बिटल है तो इनकी पांचों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो अपवर्ड, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं तो इन दोनों में रिपल्शन नहीं होती। अलग अलग ऑर्बिटल में भरने पे रिपल्शन नहीं होती, भले ही वो एक सबशेल में भरे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो ये बात जरूर याद रखें, अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उनमें रिपल्शन नहीं होती है, बट अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उनमें रिपल्शन होती है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, पहले रिपल्शन कम से कम हो, रिपल्शन हो ही ना। फिर जब हमारी मजबूरी हो जाती है, जब हमारा सबशेल भर जाता है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगले सबशेल पे जाएंगे तो उसके n+l की वैल्यू ज्यादा है, n+l की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है ना। इस वजह से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां भर देते हैं। हालांकि रिपल्शन होती है, मगर रिपल्शन थोड़ी सी एडजस्ट हो जाती है, दूर दूर रह के एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन को रोटेट अलग अलग डायरेक्शन में करके, जैसे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, उससे रिपल्शन थोड़ी सी बचा देते हैं, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन रह पाते हैं एक ऑर्बिटल में। तो आप याद रखेंगे, हुन्स रूल का कहना है हर ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए? मैग्नेटिक बिहेवियर जानने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम के अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर जानना है तो ये रूल आपको जरूर याद होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर आपको क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जाननी है तो ये रूल आपको जरूर याद होना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स उसके करा के दिखाता हूं, ठीक है? देखिए जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल हमसे यह कहा गया कि आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करें और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऑल 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखें। व्हाट आर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो कि कैसे हमें पता लगता है? इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से पता लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका स्पिन पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका स्पिन नेगेटिव। तो क्वेश्चन ये है कि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये हो गया इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसको हमने ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। ये पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज आएगा। अब n की वैल्यू, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन, ये चारों वैल्यूज निकालते हैं। तो शेल, ये नंबर हमें शेल बताता है ना। तो वैल्यू हो गई 3। इसकी वैल्यू हमें सबशेल बताती है। और एसपीडीएफ की क्या वैल्यू होती है? 0 1 2 3, शेल से हमेशा कम। तो ये हो गया 0, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की वैल्यू, अब ऑर्बिटल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सबशेल की वैल्यू पे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सब कुछ अगर जानना है तो लास्ट की 2 वीडियो एक बार जरा देख लो शॉर्ट में, सब पता लग जाएगा। तो देखो, -L2 + L होती है, क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो -0 to +0, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। और स्पिन की वैल्यू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए इसकी वैल्यू +½ हो गई। क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए बेटा -½ ठीक है। ये तो हुआ इसका सिंपल, एक सिंपल सा एग्जांपल। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। इसके आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको इसके
सपोज करो 6th इलेक्ट्रॉन के, 6th इलेक्ट्रॉन है, लास्ट नहीं, 6th इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, 2p3, 2p3 ही फिल करेंगे क्योंकि हमारे पास 7 से ज्यादा नहीं है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसको ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका है हुंस रूल के अकॉर्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, तो 6th इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? 2 और 2 4, 4 यहां तक हो गए। 5th इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 6th इलेक्ट्रॉन ये हो गया। बट अगर किसी को हुंस रूल नहीं पता होगा, वो क्या करेगा? देखो जरा, 1 2 3, 4 यहां तक हो गए थे, 5वां छठा, वो छठा इसे मान लेगा। और जब वो छठा इसे मान लेगा तो वो बहुत सारी वैल्यू गलत कर देगा। वो इसका ऑर्बिटल गलत कर देगा, वो इसका स्पिन गलत कर देगा। इसलिए हुंस रूल के अकॉर्डिंग ये सही है और नीचे वाला गलत है। आई बात समझ में? चलिए साथ के साथ वैल्यू भी पता लगा लेते हैं। N L M M S ये है 2p। ओके, तो 2 N की वैल्यू। नाउ P की वैल्यू क्या होती है? अब आएगी 1। अब आते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं? M इज इक्वल टू -1 2 + 1, -1 0 + 1। हमारे पास कौन सा वाला है? हमारे पास बीच वाला है, -1 0, ऐसे चलेगा, ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, -1 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ये गलत कर देते आप अगर ये वाला लेते तो। स्पिन +½ ये भी गलत कर देते, तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू। और अगर आप यहां से लेते तो इनकरेक्ट वैल्यू आती है। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन आता है? तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप का हुआ। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो हुंस रूल के ऊपर बेस्ड है। केवल हुंस रूल नहीं आया समझ में तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बेस्ड है मैग्नेटिक बिहेवियर पे। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बच्चों इनको डिटेल में तो नहीं पढ़ना है हमें, डिटेल में तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट इनका पता कैसे लगाया जाता है एटम्स के थ्रू वो हम देखेंगे। क्योंकि हम तो एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सब्सटेंसेस तक नहीं पहुंचेंगे। बट हां, एटम से ही तो सब्सटेंस बनते हैं। तो पैरामैग्नेटिक का पता लगाना हमारे इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। असली कंसेप्ट यही है, सब चीजों का असली कंसेप्ट एटम के अंदर ही है। तो पैरामैग्नेटिक पता लगाने का तरीका होता है, इफ एनी वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है, अनपेयर्ड को दूसरे शब्दों में बोलूं तो सिंगल अगर ऑर्बिटल में है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, एक हो, दो हो, ज्यादा हो, कितने भी हो, तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। आता है, ये पूछा जाता है। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे लास्ट तक, तो वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा। तो मतलब इफ बेटा ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो इट विल बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एक बात तो ये है। तो अब जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करके जब उसको ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसको देखेंगे कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, उससे पता लगेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायमैग्नेटिक है। और फिर दूसरी बात कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मतलब कि उसके अंदर कितना पैरामैग्नेटिज्म है, कितना। किसी के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो किसी के अंदर 5 है, 5 वाले के अंदर ज्यादा है। तो कैसे पता लगेगी वो वैल्यू? इट इज कैलकुलेटेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है √n+2 bm, इसकी यूनिट है, bm इसकी यूनिट है, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है बेटा, बोहर मैग्नेटॉन इसकी एक यूनिट है, बोहर के ऊपर ही रखी गई है, उन्होंने ही बताया था। n यहां पे होता है
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, याद रखें, क्योंकि यहां एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो यहां पे म्यू की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहां म्यू की वैल्यू 0 होती है। चलिए अब इसी के साथ हम एक एग्जांपल करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, अपने इस वैल्यू को ध्यान में रखेंगे और एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है एक आयन Fe+3। आयन का भी एग्जांपल ले लूंगा चलो मैं इसके साथ, और इसका एटॉमिक नंबर है 26। थोड़ी सी बात लास्ट वीडियो की रिवाइज भी हो जाएगी, चलो जिसने नहीं देखी होगी वो यहीं पे देख लेगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो गए 26। ठीक है, बट 26 इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है, मतलब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं। अब लॉस होते हैं आउटर मोस्ट शेल में से, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो सबसे बड़ा नंबर है यहां पे 4। पहले इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और ये हो जाएगा 3d5। पहले 4s में से, क्योंकि वो हाईएस्ट नंबर है, वो सबसे बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते पीछे वाले में से नहीं है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है डायग्राम में, जो सबसे बाहर आएगा, है ना, डायग्राम में जो सबसे बाहर आएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर वो सिंपल ऑर्डर चलेगा। फिर उसके बाद सिंपल ऑर्डर, पहले यहां फिर यहां फिर यहां, जितने भी चाहिए। अब हमें तो क्या कैलकुलेट करना था कि ये पैरामैग्नेटिज्म है या ये डायमैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो कितनी वैल्यू है उसकी। तो इसके लिए लास्ट वाले को ड्रॉ करा करो बस, इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मैग्नेटिक बिहेवियर पे, क्योंकि ये तो सारे फील्ड होते हैं पूरे के पूरे। तो हमने इसको ड्रॉ करा, तो अकॉर्डिंग टू 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, d है तो 5 ऑर्बिटल होंगे, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, पांचों के पांचों अनपेयर्ड आ गए। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू हो गई बेटा 5। फॉर्मूले में पुट कर दो, म्यू इज इक्वल टू √n+2 एंड यू विल गेट √5 5+2। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 35 bm, 5 7 35। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी अच्छा होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है। ठीक है, चलिए तो आज हमने अच्छे से हुंड्स रूल समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतने आप इस चैनल को, इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, कमेंट करें, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप जरूर पूछें, या अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे अगेन इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कभी भी, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।